विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको आधुनिक भारत के शासन प्रबंध में परिवर्तन या सुधार के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में आपको बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में जैसे जैसे वृद्धि हुई, वैसे वैसे ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था और उसके शासन प्रबंध में कंपनी ने शासन सुधार के लिए कुछ परिवर्तन किए। उनमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू किया, जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 1774 ईस्वी से और 1783 ईस्वी के बीच विभिन्न घटनाओं ने रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को स्पष्ट कर दिया था। अतः रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यंग पिट ने 1784 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन में निम्न व्यवस्थाएं की गई। पहली व्यवस्था में कंपनी शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य रखे गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी। दूसरी व्यवस्था में कंपनी संचालकों द्वारा प्रस्तावित आदेश तथा अन्य पत्र भारत भेजने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक कर दिया गया। बोर्ड को संचालकों की अनुमति के बिना भी आदेश या पत्र भेजने का अधिकार दे दिया गया। तीसरी व्यवस्था में कंपनी संचालकों में से 3 सदस्यों की गुप्त समिति गठित की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किए जाते थे। चौथी व्यवस्था में भारत के गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति होता था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। 5वीं व्यवस्था के अंतर्गत
गवर्नर जनरल की कौंसिल के समान ही बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3 सदस्यों की कौंसिल बनाई गई। बम्बई व मद्रास की सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। 6वीं व्यवस्था में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंपा गया। 7वीं व्यवस्था में इस एक्ट में प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। अब गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना पूर्वानुमति के भारत में किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती थी या नहीं करेगी। इस तरह से इस एक्ट में 7 व्यवस्थाएं या 7 परिवर्तन किए गए शासन प्रबंध में। इस एक्ट का क्या महत्व था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने यद्यपि कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गई। अब कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। राजनीतिक व शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण संचालकों पर छोड़ दिया गया। अर्थात कंपनी के जो कार्य थे वो 2 भागों में बंट गए थे। पहला राजनीतिक व शासन संबंधी कार्य और दूसरे व्यापारिक कार्य। इन पर अलग अलग नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस बुला सकता था। इसलिए संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते थे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था। अतः भारत के गवर्नर जनरल संचालकों के आदेशों की अपेक्षा
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। इस तरह से इस एक्ट का महत्व को हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है, लेकिन इस एक्ट के महत्व के साथ साथ इस एक्ट में कुछ दोष भी थे जिनको चिन्हित करना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस एक्ट के जो दोष थे उनमें इस एक्ट द्वारा लंदन में जो दोहरी सरकार स्थापित की गई उसमें अनेक दोष थे। प्रथम, कंपनी पर शासन करने का दायित्व दो संस्थाओं, संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर छोड़ दिया गया, जिससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। चूँकि इन दोनों संस्थाओं की शक्तियों को अनिश्चित छोड़ दिया गया था, अतः किसी मामले में किसी की जिम्मेदारी निश्चित करना कठिन था। फलस्वरूप इससे गैर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो गई। दूसरे, इस एक्ट में सबसे बड़ा दोष यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक व सैनिक मामलों में नीति निर्धारित करता था, किंतु उनको लागू करने का दायित्व संचालकों पर छोड़ दिया जाता था। अतः जिन निर्णयों को संचालक नहीं चाहते थे उन्हें लागू करने में अनेक बहाने बनाकर अनावश्यक देरी कर देते थे। यह दोहरी प्रणाली 1858 में समाप्त की गई थी। यद्यपि तात्कालिक समय और परिस्थितियों में इस एक्ट का महत्व कम नहीं था, चूँकि एक तरफ कंपनी कम से कम अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंपना चाहती थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद भारतीय शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए पिट ने दोहरा नियंत्रण स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया तथा अनेक विरोधी हितों से तालमेल बैठाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो शासन सुधार किया गया, जो शासन में परिवर्तन किया गया, वह काफ़ी संतुलित था। धन्यवाद।